जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे जितने भी पद हैं सभी पूर्व सैनिकों के लिए है। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दे जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे है डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए ही निकाली गई है। अभी ये वैकेंसी एनसीसी के अंतर्गत है और कौन कौन से स्टेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो स्टेट है बिहार है, उसके अलावा झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, आसाम, मेघालय, इन प्रदेशों के लिए वैकेंसीज है। और कितनी वैकेंसीज रिक्वायरमेंट है वो हम इस डिटेल चार्ट के माध्यम से जानते हैं। बिहार एंड झारखंड के लिए जहाँ 13 जीसीओज की रिक्वायरमेंट है, 39 एनसीओ यानी हवलदार की रिक्वायरमेंट है, 52 टोटल रिक्वायरमेंट है। उत्तर प्रदेश में 25 जीसीओज की रिक्वायरमेंट है, 47 एनसीओ या हवलदार की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हवलदार की रिक्वायरमेंट है। टोटल 72 पदों की रिक्वायरमेंट है पूर्व सैनिकों के लिए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में 21 जीसीओज की रिक्वायरमेंट है, 34 हवलदार की रिक्वायरमेंट है, टोटल 55 एक्सेसमैन की रिक्वायरमेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 37 जीसीओ, 69 हवलदार और 106 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत 22 जीसीओ, 42 हवलदार और 64 टोटल एक्सेसमैन की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर टोटल देखें तो 118 जीसीओ की रिक्वायरमेंट है, 231 जो है हवलदार की रिक्वायरमेंट है और 349 टोटल ईएसएम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अभी हायरिंग प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है कि जो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, इसके लिए जो ऑफिसर्स का बोर्ड है वो वहाँ बैठेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन होगा, कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट होगा और उसके बाद इंडक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। किस तरह से आपको अप्लाई करना है इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है कि द एप्लीकेशंस विल बी डनली फिल्ड ऑनलाइन ओनली फॉर बिहार एंड झारखंड एनसीसी डायरेक्ट। तो जो भी बिहार एंड झारखंड के लिए वैकेंसीज है या वहाँ के पूर्व सैनिक हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। बाकी लोगों के लिए आप ईमेल के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, उसकी मैं डिटेल्स आपको यहाँ पर बताता हूँ, या फिर ऑफलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। ऑफलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से ही करना है, लेकिन डिटेल्स नहीं बननी है। ये एक फॉर्म है इसका, उसको फिल करके आपको ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब इन सब के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है 5 अक्टूबर 2024 की लास्ट डेट है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एनेक्चर 1 में दिया गया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, खुद का साइन किया होगा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस के, उसके कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर का, कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लास्ट आर्मी यूनिट या फिर ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड सिविल कोर्सेज डन यदि आपके पास है तो, कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस बाय OIC, ECHS या फिर सिविल सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है कि फॉर्म 11 ऑफ EPF एक्ट 1952 के अंतर्गत जो एनेक्चर 2 फोटो यहाँ पे फॉर्म दिया गया उसको भरना होगा। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, पार्ट 2 ऑर्डर्स, ऑनर एंड अवार्ड्स, स्पेशल अचीवमेंट कोई है आपका तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स जिनकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि सिलेक्शन होने के बाद कहाँ आपको नौकरी दी जाएगी। बिहार और झारखंड में जहाँ पटना, भागलपुर, गया और सासाराम में जहाँ भी एनसीसी रिलेटेड कैंप हैं या परमानेंट हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट और वहाँ पे ही आपको जॉब दी जाएगी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ जो डिप्लॉयमेंट होंगे ये 4 गुड़गांव, नूर, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जिंद, अम्बाला और भिवानी में लोकेशन है। यह स्थान है जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अलीगढ़, हाथरस, गोंडा, अयोध्या, प्रतापगढ़, बरेली, सिकंदराबाद, कानपुर, लखनऊ और मेरठ में आपको जॉब दी जाएगी। महाराष्ट्र के अंतर्गत पुणे, औरंगाबाद और अमरावती में है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत जोरहाट, गोलाघाट, उसके अलावा शिवसागर, कोकराझार, तुरा, डिब्रूगढ़, हाफलॉन्ग, ये सभी लोकेशन है जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। अब इन सभी के लिए जो टेंटेटिव डेट है इंटरव्यू का यानी कि संभावित जो डेट है अक्टूबर 2024 में होगी। हालांकि एग्जैक्ट डेट और लोकेशन के बारे में आपको बाद में इमीडिएट जो डायरेक्टर स्टेट्स के है उसके माध्यम से आपको
इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हैं या फिर अन्य कारणों से। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं यदि आप कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं उनसे। अभी टर्म एंड कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर हायरिंग एएसएम जीसीओ एनसीसी एज कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ। सबसे पहले यहाँ पे 2 कैटेगरी में लिया जाएगा, जिसमें कि एक जीसीओज होंगे और एक होंगे एनसीओ। जीसीओज के लिए नायक सूबेदार और सूबेदार दोनों को लिया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर के स्टाफ के तौर पर रिटायर हवलदार को यहाँ पर लिया जाएगा। अभी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे कि हवलदार जो है उसको हवलदार के तौर पर यहाँ पे लिया जाएगा एनसीओ के तौर पे, और जो भी जीसीओज है नायक सूबेदार और सूबेदार उनको यहाँ पर जीसीओज के रूप में लिया जाएगा। अभी आगे इसमें बताया गया है कि एएसएम फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू मीटिंग रिक्वेस्ट साइड क्राइटेरिया in case some GCOs meeting the criteria are not available for the hiring. Suitable NCOs will be hired in lieu without any loss of the exchequer। यानी कि यहाँ पर यदि GCOs उनको नहीं मिलते हैं तो जो NCO है उसकी जगह पर NCO यानी कि हवलदार को भी लिया जा सकता है। बाकी पर्सनल who have served in the Cat A, Cat B ट्रेनिंग स्टेबलाइजमेंट रेजिमेंट सेंटर इंस्ट्रक्टर जिन्होंने किया हाई ग्रेडिंग जिनके पास है प्रोफेशनल, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड कोर्सेज क्वालिफिकेशन एएसएम इंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि एएसएम इन एनसीसी शुड probably by qualified in one of the under mentioned army courses from category A or category B training institutes. Also the preference as mentioned in para 4C above will be given for the under mentioned courses only। तो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जो भी जिन्होंने कि कैट ए कैट बी या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम किया है, साथ में जो भी कोर्स है यहाँ पे उसमें से आपने एक किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसमें कि प्लाटून कमांडर कोर्स है, सेक्शन कमांडर कोर्स है, इक्विवेलेंट घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, मोटर कोर्स, एमएमजी एंड एजीएल कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, उसके बाद LDCT LGSC UI कोर्सेज, ट्रूप्स कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, ATGM कोर्सेज, स्नाइपर कोर्स, ADP कोर्स, D&M कोर्स, QM कोर्स, एनी अदर आर्मी कोर्सेज लाइक EDP। तो इस तरह के जो कोर्स हैं यदि आपने कोई किया था। अभी यहाँ पे जो और बातें बताई गई है कि सर्विस रेंडेड GCO NCO शुड हैव कंप्लीट कलर सर्विसेज। आपकी कलर सर्विस होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल पे दिया है कि कोई नायक जो कि MSCP में रिटायर हुआ है, अभी वो हवलदार हो गया है, MSCP हवलदार, तो हवलदार में काउंट है, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे जो NCO के तौर पर लिया जाएगा परमानेंट हवलदार जो है उसी को यहाँ पर लिया जाएगा। अभी भर्ती होने के लिए जो गैप बताया गया है, जब से आपने आर्मी छोड़ी है तब से भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और DSM शुड हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 31 अगस्त 2022 के बाद आपको रिटायर होने। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, should not have more than 1 red ink entry during the former service and no red ink entry in the last 5 years of former service। तो एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फॉर्मर जो लास्ट 5 साल की सर्विस है उसमें जो है कोई रेड एंट्री आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो पर्सनल अवॉर्डेड पनिशमेंट ऑफेंस वगैरह जो यहाँ पे दिया गया है इसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस हिज करेक्टर शुड बी एग्जाम्पलरी। तो एग्जाम्पलरी आपका करेक्टर होना चाहिए। इन एडिशन टू द अबव पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर हायरिंग इन सब्जेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक बार आप पढ़ सकते हैं कि किस कारणों से यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। मेडिकल कैटेगरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है सेफ 1 होना चाहिए दोस्तों। GCO फ्रॉम द आर्मी शुड बी medical category safe 1 at the time of discharge। medical fitness certificate issued at the time of release from the army will be deposited by all candidates at the। तो यहाँ पे सबसे पहले सेफ 1 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बात है कि जब भी आप यहाँ पर भर्ती होंगे तो OIC ECHS या फिर सिविल सर्जन के द्वारा एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा जब आपका कॉन्टैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है साइन करने से पहले। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि पर्सनल प्लेस्ड इन लो मेडिकल कैटेगरी बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मल सर्विस। यानी कि आप अपनी सर्विस के दौरान लो मेडिकल कैटेगरी हुए हो, टेम्पररी या फिर परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मल सर्विस, अपनी पिछली सर्विस के दौरान
और उसके बाद आपने उसको अपग्रेड करा दिया हो, अभी आप सेफ वन में डिस्चार्ज हो गए हो ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण, तो आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। यानी कि आप लो मेडिकल कैटेगरी टेम्परेरी या परमानेंट अपनी पिछली सर्विस में हुए हो ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण, बाद में सेफ वन से डिस्चार्ज हो गए हो, तो आपको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। आपने अपग्रेड करा दिया हो तब भी आपको नहीं लिया जाएगा। एक बार आप भी इसको पढ़ सकते हैं। टर्म एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले कि 56 ईयर तक यहाँ पर जीसीएस को लिया जाएगा, 54 साल तक यहाँ पर एनसीओ को लिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड के बारे में बताया गया है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया, डिसिप्लिन के बारे में, प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिन एक्शन के बारे में। अभी जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, पे एंड अलाउंसेज क्या दिए जाएंगे यहाँ पे। जीसीएस के लिए जो फिक्स अमाउंट है 45,000 है और एनसीओस के लिए है 35,000 रुपये। 3% जो इंक्रीमेंट होगा, एनुअल इंक्रीमेंट होगा, यानी हर साल 3% की बढ़ोतरी से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। 3% आपकी सैलरी में बेनिफिट किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये भी आपका यहाँ पे कटेगा, इसका भी फॉर्म है। इंश्योरेंस से रिलेटेड है। मेडिकल जो आपको मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी उसके हिसाब से ही आपको दी जाएगी। पेंशन का कोई मतलब नहीं है। यूनिफॉर्म एंड उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो यूनिफॉर्म है वो आपको अपने से मेंटेन करना होगा, और साथ में कोई इससे संबंधित कोई लेटर्स आते हैं हेडक्वार्टर के द्वारा, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि ये सम वाइल अप्लाइंग विल गिव 3 चॉइसेस ऑफ स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। जब भी आप अप्लाई करते हैं आपको 3 चॉइस यहाँ पर दिए जाएंगे। ये सम हैड इन एनसीसी विल बी एम्प्लॉयड इन हिज फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस पहले दिया जाएगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, कहीं ना कहीं किसी चॉइस में आपको आपके नज़दीक मिल सकता है। अकोमोडेशन आपका खुद का होगा। लीव दिया जाएगा आपको, अर्नड लीव ऑफ 1.5 डेज पर मंथ के हिसाब से, और ट्रेनिंग जो होगी यहाँ पे 14 से 21 दिन की होगी। ये थी सामान्य जानकारी। बाकी इससे संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। एक बार आप इसको रेफ़र कर लें। अभी बात करते हैं इसका जो फॉर्म है वहाँ किस तरह से भरना है। जैसे कि पहले बताया था बिहार एंड झारखंड के, उनको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है, और जो बाकी लोग हैं ईमेल आईडी के माध्यम से आपको भेज देना है। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखा गया है, एनसीसी डेट एंड प्लेसमेंट ऑफ हायरिंग, कहाँ आप जाना चाहते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये, हायरिंग ऑफ पीएसएम। यहाँ पे आपका नंबर आएगा, रैंक, नेम, यूनिट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिकॉर्ड ऑफिस। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर विद एनी एसएम प्लेसमेंट एजेंसी, मेडिकल कैटेगरी, हाइट, वेट, सर्वर इन एनसीसी एस या नो, आर्मी कोर्सेज आपने क्या क्या किए हैं, प्लाटून कमांडर या वो जो भी है यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। उसके अलावा सिविल कोर्सेज में मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी थे आप लोग, आईटी से रिलेटेड आपके पास कोई कोर्स है, हॉनर अवार्ड आपको कोई चक्कर मिला है, बीएसएम, ईबीएसएम जो भी है आपका, या कॉम्पिटिशन कार्ड वगैरह तो किस तरह से मिला है, कब मिला है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अचीवमेंट है आपका। वेदर सर्वे इन कैट ए, कैट बी, कैट सी, एनसीसी इंस्ट्रक्टर आपने पहले काम किया हुआ, कब से कब तक है, ड्यूरेशन क्या है इसका। हॉरिजन सर्विस आपकी कोई रही है तो वो भी आप यहाँ कह सकते हैं। चॉइस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे रही है। डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होगा आपको, यहाँ पे सिग्नेचर करके, नंबर, रैंक जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। इससे संबंधित जो आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आपको यहाँ पे बनना होगा। तो सैलरी के अलावा यहाँ पे ईपीएफ भी दिया जाएगा, ये भी अच्छी बात है। डिक्लेरेशन है इसका, इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर सेंडिंग ऑफ एप्लीकेशंस या क्वारीज। बिहार एंड झारखंड के लिए तो ये है दोस्तों, फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। आगे मैं वो भी बताऊँगा आपको किस तरह से अप्लाई करना है। टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिया गया है और पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। आपको वो समझ में नहीं आता, आप यहाँ पे जो नंबर्स हैं इस पर बात कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ उनके लिए है। यूपी के लिए ये नंबर दिए गए हैं 2। नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, 2 नंबर हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र के जो एनसीसी हैं उनके लिए 2 यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। उसके अलावा ये पूरा एड्रेस दिया गया है अलग अलग जगहों का, तो इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी बात करता हूँ कि किस तरह से
बिहार एंड झारखंड वालों को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है www.ncctebj.in पर। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। आप सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। ऑफिशियल पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है जो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में। अभी रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे इसका जो सेम नोटिफिकेशन है जो मैंने पढ़ा है वही इसमें लिखा गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म वगैरह देखने को मिलेंगे और यहाँ पर लास्ट में जो है क्लिक है टू अप्लाई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप पहुँच गए हैं इसके ऑफिशियल टाइप वेबसाइट में। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट में पहले ही थे, लेकिन अभी इसका जो फॉर्म लाइन भरने का प्रोसेस है वहाँ अभी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ESM हायरिंग, तो इस तरह से है। यहाँ पे सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। ईमेल आईडी जैसे आप यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। नेक्स्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसके सेकेंड पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे होंगे आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कैंडिडेट, आधार कार्ड के नाम हिसाब से आपका क्या नाम है, यहाँ पे मोबाइल नंबर क्या है, व्हाट्सअप नंबर 10 डिजिट का, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, पोजीशन अप्लाइड फॉर, जिस उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनजीओ के अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है, रजिस्ट्रेशन नंबर विद AWP में क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, ये हाइट क्या है आपकी, वेट क्या है, किस में आपने सर्विस किया है। इस तरह से आपको यहाँ पर सेफ वन है तो इस तरह से आपको यहाँ पर भरना होगा जो कॉलम दिए गए हैं। इस तरह से आपको ये प्रोसेस करना होगा दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट में जाएंगे, इसको फिल करने के बाद तो आगे 2-3 पड़ाव हैं वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से आप इसकी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं ऑफ़लाइन किस तरह से करना है। ऑफ़लाइन के लिए जो मैंने फॉर्म बताया था ये वाला फॉर्म भर करके जो यहाँ पे कंप्लीट दिए गए हैं, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर इसको एक PDF में बना करके आपको जो उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं 2 एड्रेस यहाँ पे दिए गए हैं, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपनी ईमेल आईडी पे पहुँच जाएंगे और जो आपने इसका PDF बनाया है या स्कैन किया होगा वो आपको यहाँ पर सेंड कर देना है दोस्तों। तो ये था इसका अपडेट। इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।